नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम आयुष्मान भारत। योग भारत की एक प्राचीन धरोहर है और भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया और ये एक ऐसा मौका रहा जो भारत के लिए स्वर्णिम अवसर था। गौरतलब है कि 27 सितंबर 2014 वो तारीख थी जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के पटल पर यह प्रस्ताव रखा कि योग दिवस होना चाहिए और महज 75 दिनों के बाद 11 दिसंबर 2014 को 177 देशों ने वो सह प्रायोजक बने इसके। इसलिए ये एक गर्व की बात है सभी भारत के नागरिकों के लिए। और देश विदेश में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं योग दिवस को लेकर, आज के अंक में बातचीत करेंगे और भारत का ये सपना साकार हुआ है। वैसे तो हमारे इस भूभाग में 21 जून को इसलिए याद रखा जाता है कि ये सबसे लंबा दिवस होता है, लेकिन 21 जून अब विश्व के लिए एक नई पहचान बन गया है। गत सितंबर महीने में यूनाइटेड नेशंस में संबोधन करते हुए मैंने एक विषय रखा था, प्रकृति के प्रति आदर भाव आध्यात्म का अभिन्न अंग है। हम प्रकृति की देन को पवित्र मानते हैं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। इस प्रकार के प्रस्ताव में यूनाइटेड नेशन के इतिहास में सबसे ज्यादा देशों का समर्थन मिला। 100 दिन के भीतर भीतर 177 देशों के समर्थन से ये प्रस्ताव पारित हो गया। किसी भी भारतीय के लिए ये बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। मैं चाहूंगा कि विश्व ने जिसको स्वीकार किया है, विश्व ने जिसको सम्मानित किया है और विश्व को भारत ने जिसे दिया है, ये योग हम सब के लिए गर्व का विषय बनना चाहिए। हिंदुस्तान के हर कोने में 21 जून योग दिवस मनाया जाए। आज योग पूरे विश्व में फैल रहा है और इसके विस्तार के पीछे अनेक योग गुरुओं का योगदान रहा है। योग के द्वारा पूरे विश्व में लोग आरोग्यवर्धक और रोग निदान का लाभ उठा रहे हैं। विश्व योग दिवस के सफल आयोजन हेतु मेरी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, साथ ही योग पद्धति से हम सभी कैसे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, इस विषय पर बातचीत के लिए स्टूडियोज में मेरे साथ है दो डॉक्टर्स। स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर HR नागेंद्र का। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नागेंद्र, आप चांसलर हैं स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान से, और साथ ही हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी हमारे साथ हैं। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब। आप मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नागेंद्र, आपसे शुरू करेंगे। किस तरह की तैयारियां हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर और कैसे आम व्यक्ति जुड़े इस योग दिवस के साथ? बहुत ही सुंदर रूप में सब जगह फैल रहा है और एक कॉमन प्रोटोकॉल जो बना दिया है, ये सब योग गुरुओं के साथ बैठ के तो काफ़ी विमर्शा करते हुए उसको डेवलप किया। ये बहुत पहला हमारा सक्सेस ऐसा मानते हैं और इसके बारे में बाद में बताएंगे। जी, तो कुल मिला के 35 मिनट का प्रोटोकॉल है जिसकी शुरुआत प्रार्थना से होती है और फिर एक सीक्वेंस को हमको फॉलो करना होगा। डॉक्टर ईश्वर, हाँ, जब भी हम योग अभ्यास करते हैं एक सही ढंग से वो सिस्टमेटिकली करें। सबसे पहले हम प्रार्थना से चालू करते हैं। थोड़ा सा हमारा जॉइंट एंड लिगामेंट्स मूवमेंट करने के लिए हमने चालन क्रिया या यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। उसके बाद योगासन, उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद हम ध्यान के अभ्यास करते हैं। सो यही प्रक्रिया। बाद में ध्यान के अंत में हमारा मन शांत होता है, तब हमने संकल्प करते हैं। संकल्प के साथ साथ शांति पाठ से हमारा योग अभ्यास समाप्त होता है। तो अगर कोई योग साधक मान लीजिए पहले प्राणायाम करना चाहे आसन से पहले, तो वो उचित ना होगा? सबसे पहले आसन, आसन के बाद ही प्राणायाम आता है। तो सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और कौन सी बातें हैं जो हम सबको ध्यान रखनी चाहिए, इस पर भी हम फोकस करेंगे। लेकिन यदि आप डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर बसव रेड्डी से कोई सवाल करना चाहें योग पद्धति पर, तो आप हमें सीधा स्टूडियो फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट करें, 23097532।
दैट्स 23097532। दिल्ली का STD कोड 011 अवश्य लगाएं। डॉक्टर नागेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, गार्डन सिटी बेंगलुरु में स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान में कौन कौन से कोर्सेज उपलब्ध हैं? स्वामी विवेकानंद के जो संदेश था उसके आधार पर हमारा संस्थान बना और 2002 में हमारा योगा विश्वविद्यालय हो गया है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा थेरेपी है, उसके बाद बैचलर्स डिग्री है 3 साल का, उधर 4 ऐसा विभाग है। तो योगा कॉन्शियसनेस का है और योगा थेरेपी का है, योगा एजुकेशन का है और मैनेजमेंट का। इस ढंग से मास्टर्स लेवल में बैचलर्स तो 3 साल का है जानते हैं, तो मास्टर तो 2 साल का है। उसके बाद भी आगे जाने के लिए डॉक्टरेट का है, PhD का भी है। उधर हमारे पास 150 लोग अभी PhD कर रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय में। और आपने तो कई स्टूडेंट्स, आप तो गाइड हैं कई स्टूडेंट्स के लिए जो PhD कर रहे हैं। तो आपको लगता है जब से योग दिवस घोषित हुआ है तब से योग पद्धति की ओर आकर्षण और बढ़ा है? बहुत बढ़ रहा है और काफ़ी लोग आना इधर करना बहुत चाहते हैं जी। काफ़ी लोग और जुड़ना चाहते हैं आयुष की विभिन्न पद्धतियों के साथ और योग के साथ भी। तो थोड़ा बताइए 21 जून क्योंकि अब आने वाली है, तो किस तरह की तैयारियां हैं? सबसे पहले सरकार की तरफ से सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा राजपथ पर। कम से कम 35,000 से ज़्यादा लोग वहाँ ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल है उसको अभ्यास करेंगे। इसमें सारे NCC के कैडेट्स होंगे और स्कूल बच्चे होंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के होंगे, सारे योग संस्थाओं का जो भी हमारा आर्ट ऑफ लिविंग है, पतंजलि योगपीठ है, यश व्यासा है, कैवल धाम है, ईशा फाउंडेशन है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, जो भी जाने माने योग संस्थान है, उनके सारे लोग यहाँ मिलकर अभ्यास करेंगे। उसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। उसके बाद हमारा जो विज्ञान भवन में 2 दिवस के अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, उसमें योग गुरु जो भी है उसमें भाग लेंगे और एक पैनल डिस्कशन होगा। वहाँ भी बहुत अच्छा संदेश दे रहा है। उसके अलावा पूरा राज्यों का जो कैपिटल्स है वहाँ भी जिला केंद्रों में, तालुका पंचायत लेवल में भी योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। और आयुष मंत्रालय के तरफ से 650 से ज़्यादा योग डिस्ट्रिक्ट में, जिला केंद्रों में योग प्रशिक्षण 1 महीने से दे रहा है जी। और हमारा जो योग संस्था है लाखों में योग शिविरों का आयोजन कर रहा है। मुझे लगता है कि अभी जो आंकड़े हमारे पास नहीं है, मुझे लगता है कि 8 से 10 करोड़ लोग उस दिन योग अभ्यास करें। और इसलिए डॉक्टर ईश्वर, अगर ये सपना पूरा साकार हो, 21 जून को इतने करोड़ लोग योग अभ्यास करें, तो अपने आप में ये गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जा सकता है। जरूर। राजपथ का तो ये सिंगल वेन्यू में सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड होगा। हमने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी हमने दर्ज किया है। वो दिन जरूर ये रिकॉर्ड में जाएगा। उसके साथ साथ एक ही दिन में इतना एक ही प्रोटोकॉल को दुनिया भर में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरा दुनिया में जो भी एक करेंगे, ये जरूर एक रिकॉर्ड होगा। तो डॉक्टर नागेंद्र, सरकार के इन प्रयासों के साथ योग संगठन भी जुड़ रहे हैं, निजी जो संस्थाएं हैं वो भी जुड़ रही हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री का यही इच्छा है कि सिर्फ ये सरकार का ही आयोजन ऐसा नहीं होना है, सब योगा इंस्टीट्यूशंस का, सब योगा ऑर्गेनाइजेशंस का साथ जोड़ना और सब आम आदमी भी उसमें जोड़ना है। इसलिए सब बड़े प्रमाण में उसका प्रदर्शन हो सकता है, छोटे ग्रुप्स में हो सकता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, सब जगह पर होना, कोने कोने में जाकर हर एक गांव तक उसका पहुंचना है और गांव-गांव में भी हमारा टीवी देकर घर घर में करना है। और हमारा इच्छा है कि ये सब माहिती हमारे पोर्टल में आ जाना। ये आपने बड़ी दिलचस्प बात कही कि टीवी देखकर। अब ये बताइए कि अगर कोई योग सीखना चाहे तो क्या वो टीवी पर देख के या DVD के माध्यम से भी सीख सकता है, या सामने प्रत्यक्ष रूप में गुरु होना जरूरी है? गुरु होने से सबसे अच्छा है, परंतु इतना सरल हम आसन में सब बनाया है प्रोटोकॉल, उसको देख के भी धीरे धीरे उसको कर सकते हैं। यही इसका विशेष है। नहीं तो बहुत कठिन आसन इसमें लगाए नहीं, यही इसका विशेष है। बिल्कुल, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जैसा डॉक्टर नागेंद्र कह रहे हैं कि योग दिवस में ये एक सरकारी चीज़ ना बन के रह जाए। निजी संस्थान, योग संस्थान, आप लोग हर परिवार में योग से जुड़ें। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद और जानेंगे कि अगर कोई योग से जुड़ रहा है तो उसका पहला कदम क्या हो, कौन से आसन वो ज़रूर अपने योग अभ्यास में सम्मिलित करे। एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आज हम फोकस कर रहे हैं योग पद्धति पर। हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं। डॉक्टर ईश्वर, आपसे जानना चाहेंगे, कोई व्यक्ति अगर पहली बार योग से जुड़ रहा है तो उसका पहला कदम क्या हो? सबसे पहले हम योग में शौच मतलब क्लीनिनेस है, शांत भाव से अभ्यास प्रारंभ करना। इसलिए सबसे पहले हम बैठते हैं, ध्यान और ध्यानात्मक ढंग से हम चालू करते हैं। उसके बाद जो जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स हैं उसको लूजन करने के लिए, उसको शिथिल करने के लिए हमने चालन क्रिया या यौगिक सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, उसको हम करते हैं। विशेष तौर पर हमारा गर्दन है, कमर है और घुटनों है, उनको हमने थोड़ा चालन करते हैं। वो ज़्यादा तौर पर 48 से ज़्यादा है, लेकिन हमने यहाँ थोड़ा सा बहुत अच्छे ढंग से छोटा सा 3-4 हमने चुना है। उसके बाद जब भी हम माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ जाती है तब हमने आसन का अभ्यास करते हैं। आसन में फ्लेक्सिबिलिटी है और स्टैटिक पोस्चर्स भी है, सो उनके साथ साथ स्थिरता और दृढ़ता आना चाहिए। जब भी होता है कि हम प्राणायाम में चले जाते हैं। जी, तो पहला स्टेप था प्रार्थना, फिर हम करें कुछ चालन क्रियाएं, लूजनिंग एक्सरसाइज, और तीसरे पायदान पर जैसा प्रोटोकॉल में है हम आसन पे आ जाएं। तो थोड़ा बताइए कौन से आसन हैं जो हम अपने योग अभ्यास में ज़रूर सम्मिलित करें? बहुत ज़रूरी है कि योग सिर्फ आसन ही नहीं है, शारीरिक व्यायाम नहीं है। आसन का ये विशेष है कि जो भी करते हैं बहुत आनंद से करना है और शिथिलता से करना है, रिलैक्सेशन होना चाहिए। जो भी इसको मन में रखते हुए करना आसन, स्टैंडिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर, लाइंग डाउन पोस्चर, प्रोन पोस्चर, इसको लगाया है। तो डॉक्टर साहब, क्या इसमें ज़रूरी है कि सबसे पहले जब हम आसन करें तो स्टैंडिंग पोस्चर के ही करें? जैसा अभी हम देख रहे हैं वृक्ष आसन हो रहा है, तो क्या स्टैंडिंग पोस्चर सबसे पहले आता है? जनरली वो स्टैंडिंग पोस्चर से पहले करना अच्छा होता है, उसके बाद सिटिंग का होता है, उसके बाद ये करना। जी, तो स्टैंडिंग सबसे पहले और वृक्ष आसन इस समय चल रहा है, तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले स्टैंडिंग पोस्चर में हम बॉडी अलाइनमेंट जब भी हमने वृक्षासन करते बैलेंस लाता है। उससे पहले हम ताड़ासन करते, ताड़ासन में अलाइनमेंट हो गया वृक्षासन में आगे एक पैर पर हम खड़े हो जाते हैं, तो इससे हमारा बॉडी संतुलित हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। कितनी देर रहें इस आसन में? हर एक आसन में हम कम से कम 3 ब्रीदिंग बताए, 10 सेकेंड तो हो ही जाता है। आपने उसको बढ़ सकते हैं 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक मैक्सिमम करें तब तक। जैसे गुरुजी ने बताया कि वहाँ शिथिलता होना चाहिए, रिलैक्सेशन होना चाहिए, आसन को आनंद अनुभूति होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसी अंदाज में आपने योग करते रहेंगे तो उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। स्टैंडिंग पोस्चर में तो जैसा कि आपने बताया ताड़ आसन करें, फिर वृक्ष आसन करें, त्रिकोण आसन कर सकते हैं। सिटिंग पोस्चर में क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? उसमें भी जब वो करते हैं हंसते हंसते करना, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों का ये होता है कि बहुत टेंशन हो जाते हैं, ये टेंशन से नहीं करना सिटिंग पोस्चर्स में। तो ये सिटिंग पोस्चर्स बहुत ही लाभदायक है, उसको हम करते जाएंगे धीरे धीरे। उसमें 3-4 ऐसा सिटिंग पोस्चर्स भी है। जी, सिटिंग पोस्चर में कौन से आसन करें डॉक्टर ईश्वर? अब हमने प्रोटोकॉल में चुना है कि भद्रासन चुना है, अर्ध उष्ट्रासन, शशंकासन और वक्रासन, क्योंकि एक भद्रासन में समतल में बैठने के लिए एक अवकाश। हमने जो भी सुन लिया कि आपको पहले अलाइनमेंट होता है, उसके बाद हमने बैकवर्ड बेंडिंग चुना है अर्ध उष्ट्रासन में, उसके बाद हमने फॉरवर्ड बेंडिंग चुना है कि एक शशंकासन, एक ट्विस्टिंग चुना है। हमारा जो भी स्पाइन मूवमेंट होती है उसका स्पाइनल मूवमेंट का 4 तरीके से कम मूवमेंट करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, लैटरल बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। वो सारे आसन हर एक पोजीशन में, स्टैंडिंग में, सिटिंग में और प्रोन लाइंग में, सुपाइन लाइंग में सारे हमने सम्मिलित करते हैं। जी, इस समय पहले कॉलर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, आइए उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न यह है कि जब मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ तो थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ जाती है, तो क्या इससे मैं योगा से कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरा नींद कम हो जाए? आपकी उम्र कितनी है, कौन सी कक्षा में हैं आप? अभी मैंने 10वीं कंप्लीट की है और मैं अभी इस बार 11th में आने वाली हूँ। जी, डॉक्टर नागेंद्र 10वीं में हैं डॉक्टर ईश्वर, और जब पढ़ने बैठती हैं तो नींद आ जाती है। सबसे पहले उनको थोड़ा सा शिथिलीकरण व्यायाम वगैरह करें, उसके बाद जैसे उनको एक प्रक्रिया हमारा योग निद्रा, डीप रिलैक्सेशन योग निद्रा अभ्यास करें सबसे पहले। उसमें क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं। उसके साथ साथ हमने आहार का भी विधियाँ फॉलो करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम अभ्यास करें, भ्रामरी प्राणायाम अभ्यास करें, वो सारे चीज़ें देखते हुए हमने प्रोटोकॉल में लगाया। तो इसमें थोड़े आसन, थोड़ा प्राणायाम सब मिक्स करके फिर फायदा होगा। लेकिन उसके लिए मैं सूचित करूंगा कि वो सबसे पहले योग निद्रा अभ्यास करें, शवासन योग निद्रा सही ढंग से अभ्यास कर दिया तो उनका नींद का क्वालिटी जो है बढ़ जाएगी। जी, नींद की क्वालिटी बढ़ जाएगी, और शायद हर स्टूडेंट को ये समस्या होगी जो इन्होंने यहाँ पे पूछी है। तो लेट के करने का ये शवासन बहुत अच्छा होता है। कोई पूछ रहे थे मुझे सबसे
अच्छा आसन क्या है, मैं बताया शवासन। लेकिन इसके लाभ हैं शवासन के। बहुत रिलैक्सेशन होता है। 6 घंटे के लिए आप नींद करते हैं, 9% उसमें विश्रांति मिलता है। तो यदि शवासन करें में तो 5 से 6% उसका कम होता है सिर्फ 5 मिनट में। इसलिए जो लोग रात को नींद नहीं लगता, इंसोम्निया होता है, वो लोगों को हम बोलते हैं कि शवासन करो, इसलिए सबको ठीक हो जाएगा। जी, इस समय एक और कॉलर है अपने प्रश्न के साथ। हेलो हेलो। हाँ जी जी नमस्कार। मैं रमेश गुप्ता बोल रहा हूँ जी, 7 वर्ष जी। मेरी उम्र है 53 ईयर्स। मैंने पहले कभी योग नहीं किया, तो क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? करूँ तो किस योग से शुरू करूँ? जी, बहुत अच्छा सवाल है। अब तक योग नहीं किया, क्या अब ये शुरुआत कर सकते हैं? हाँ जरूर। सबसे हम चाहते हैं कि जैसे वो नहीं किया, कुछ खड़े होकर अभ्यास तो कर सकते हैं, लेकिन और भी तरीका है। हम लेट कर पवन मुक्तासन सीरीज़ है, बिहार स्कूल्स ऑफ योगा में बहुत सारे ऐसे तरीके निकाले। पवन मुक्तासन सीरीज़ करने से हमारा नाभि वगैरह अलाइनमेंट हो जाती है, छाती खुल जाती है। बाद में आप कुछ बैठकर भुजंगासन करें, शलभासन करें, बैठकर अर्धउष्टासन, शशंकासन। एक छोटा प्रोग्राम हर एक में खड़े होकर भी कुछ करना है, लेट कर भी कुछ करना है, बैठकर भी कुछ करना है। लेकिन शुरुआत होता है धीमी ढंग से, आराम से होता है। जो आपका शरीर और मन के लिए सुविधा होती है उसी ढंग से करना है, जल्दबाजी नहीं करना। बिल्कुल, जल्दबाजी शरीर के स्ट्रक्चर के अनुसार होना चाहिए। शरीर में आपका बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, उसको जितना हो सके उतना करना, न हटात न बलात्, ऐसा बताया जाए। बहुत फोर्स से नहीं करना है, आनंद से करना है, जितना होगा उतना करते जाइए। और किसी से तुलना ना करें कि वो जी 1 मिनट कर रहा है तो मुझे भी 2 मिनट करना है, ऐसा नहीं, बिल्कुल जी। तो बिल्कुल जल्दबाजी में कतई ना करें, और जैसा डॉक्टर नागेंद्र कह रहे हैं, मुस्कुरा कर करें, शिथिलता से करें, आनंद लेकर आप योगासन करें। अब तक हमने जाना 35 मिनट का प्रोटोकॉल होगा योग दिवस 21 जून वाले दिन। सबसे पहले उसमें प्रार्थना है, उसके बाद कुछ लूजनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें नी जॉइंट, ट्रंक और नेक मूवमेंट्स हैं, और तीसरे नंबर पर योगासन जहाँ पर स्टैंडिंग पोस्चर है, सिटिंग पोस्चर है, फिर आपका प्रोन पोस्चर है और सुपाइन। उसके बाद 4 से लेके 8 तक और क्या है ये हम जानेंगे दोनों डॉक्टर से एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आयुष्मान भारत। हम बातचीत कर रहे हैं योग पद्धति पर। हमारे साथ 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी, आपसे जानना चाहेंगे, हमने 4थे नंबर तक हम पहुंच गए जहां पर कपालभाति की बात होती है, तो वहां हम किन बातों का ध्यान रखें? आसन पूरा करते हम शवासन में रिलैक्सेशन कर जाते हैं। आसन के बाद आता है प्राणायाम। लेकिन प्राणायाम से करने से पहले जो हमारा चैनल्स है, नाडीज है, जो भी ब्लॉक्स है, उसको ओपन करने के लिए हमने कुछ क्रियाएँ करते हैं। उसको ही हमने एक कपालभाति वो करने से हमारा जो भी जो चैनल से खुल जाता है। सबसे पहले कपालभाति करते हैं हम लोग। कपालभाति के बाद हमने प्राणायाम अभ्यास किया तो लाभ अच्छा होता है। तो थोड़ा बताइए डॉक्टर नागेंद्र, कपालभाति करते समय किन बातों का ध्यान रखें? कपालभाति करने के समय फोर्सफुल एक्सहेलेशन होता है, ऑटोमेटिक इनहेलेशन होता है। तो उसमें हमारा ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए शुद्धिकरण होता है, रक्त शुद्ध होता है और मस्तिष्क में ज़्यादा जागृति बनता है। कपालम भाति यदि कपालभाति, कपाल को शाइनिंग करना है। तो ऐसा करने से हमारा जो सांस की गति और उसके ऊपर भी थोड़ा नियंत्रण आता है। इसलिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन है प्राणायाम के लिए। और इसको करने के लिए कौन सी स्थिति में हम बैठें? वज्रासन सबसे अच्छा होता है। जो नहीं कर सकेंगे वो सुखासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन या सुखासन उसमें भी कर सकते हैं। खड़े होकर नहीं कर सकते? खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के करने से ज़्यादा फायदा है। बैठकर करने, कुछ लोग ऐसा चलते चलते भी करते हैं और खड़े होकर भी करते हैं, ठीक है, उसका कुछ खराब नहीं है, परंतु ज़्यादा फायदा होने से बैठ के करना अच्छा है। पर डॉक्टर ईश्वर, अगर हम कपालभाति करें और मान लीजिए किसी योग ट्रेनर के अंतर्गत हम नहीं कर रहे, उसमें हमसे कुछ गलत हो जाए, श्वास अगर हम होल्ड कर लें ब्रेथ, तो फिर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? नहीं, ज़्यादातर कपालभाति में ब्रीथ होल्ड करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है।
वो तो एक्टिव एक्सेलेशन, पैसिव इन्वोलेशन, 1 मिनट में हमने कम से कम 60 से 120 तक हमने स्ट्रोक देते हैं कि हाँ सांस रोकने का ज़रूरत नहीं। लेकिन एक अवश्य एक योग्य गुरु के साथ अभ्यास किया तो बहुत बढ़िया है जी। आप कभी कभी टीवी देखकर करते हैं, कभी कभी ये ब्रीदिंग अच्छी ढंग से नहीं होता है, क्योंकि छाती ऊपर लाना है, पेट अंदर जाना है, नाभि के ऊपर ही स्ट्रेस देना है, आपको यहाँ माथे पर कैसे वो अनुभव करना है, ये सारे थोड़ा सा एक्सपीरियंस टीचर से सीख कर ही कर दिया तो बढ़िया है जी। समय बहुत तेजी से करेंगे तो खतरनाक भी हो सकता है। हो सकता है। हाइपरटेंशन जो लोग हैं बहुत जोरदार से करेंगे उसका तकलीफ भी हो सकता है, इसलिए नियंत्रण से करना, जैसा उन्होंने बताया कि गुरु के माध्यम से उसको सीख के करना, इससे ज़्यादा फायदा है जी। एक और कॉलर हैं, आइए उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हाँ मैं बोल रहा था कि मेरे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है जी। हाँ हेलो जी जी, आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है? हाँ मुझे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है गैस्ट्राइटिस और डकर भी आता है ऊपर से जी। हाँ। आपकी उम्र कितनी है? और सीने में गैस अटक कर दर्द भी होता है कभी कभी। आप योग करते हैं? योग नहीं करते हैं हम। उम्र कितनी है आपकी? उम्र है 28। 28। आपका नाम क्या है? नाम है कौशिक दास जी। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर बसव रेड्डी। नहीं, सबसे पहले उनका आहार विधि है, विश्रांति है, वो उसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन योग में हमने कुंजल करवाते हैं सवेरे सवेरे, वो ज़रूर एक विशेषज्ञ को संपर्क करें, क्योंकि एसिडिटी का कारण क्या है वो तो ज़रूर पता होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने ज़्यादातर का कुंजल क्रिया कराते हैं, पवन मुक्तासन है, भुजंगासन है, और चंद्रानुलोम विलोम प्राणायाम है, और भ्रामरी प्राणायाम है, ये सारे ध्यान है, ये उनका जो भी तनाव की वजह से जो एसिडिटी होता है सो उसको सारे वो तनाव मुक्त कर लेते हैं, तो एसिडिटी अपने आप शांत हो जाए जी। तो कपालभाति चौथे अंक पे था, और 5वें की अगर बात करें तो वहाँ पर प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्रक्रिया और भ्रामरी है, तो थोड़ा बताइए इसके बारे में। तो नाड़ियों को एक संतुलन में लाने के लिए अनुलोम विलोम बोलते हैं या नाड़ी शोधन बोलते हैं, इसको हम लगाते हैं। तो पहले बाएं नाक से लेना और दाहिने नाक से छोड़ना, दाहिने नाक से धीरे धीरे लेना, बाएं नाक से छोड़ना। कहीं भी हमने अपने श्वास को रोकना नहीं है। रोकना नहीं पहले जो करते हैं, और धीरे धीरे जैसा आप अभ्यास में अच्छा होते हैं उस समय थोड़ा थोड़ा अपने आप रुक जाता है, तो ये मामूली चीज़ है। परंतु यदि कुंभक को लगाते हुए करेंगे, उसके लिए बंध को परफेक्शन करना है, उड्डयन बंद, जालंधर बंद और मूल बंद, इसको परफेक्ट करके करने से तकलीफ नहीं होगा। यदि वो बंध को परफेक्शन नहीं करते हैं, कुंभक बहुत ज़ोरदार से करेंगे, उससे ज़रूर तकलीफ हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ईश्वर, जैसे मान लो हम अभी बैठे हैं, तो हम क्या कहीं भी बैठे, दफ्तर में बैठे, ब्रेक लेकर हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं, या इसका एक निश्चित समय होना चाहिए? नहीं, जब भी आप प्राणायाम करते हैं आपको मेरुदंड सीधा होना चाहिए। पहले हम कहते थे स्थिति, शरीर का स्थिति ठीक होना चाहिए, क्योंकि छाती वगैरह सही ढंग से करें, रिलैक्स करें, थोड़ा सा खाली पेट हो सब, तो हमने अनुलोम विलोम 3-4 राउंड कर दिया, थोड़ा सा समाधान मिलेगा। जब भी आपको बहुत स्ट्रेस होता है, अपने लंबा सांस लेते हैं, वही, लेकिन अनुलोम विलोम में क्या होता है, आपने स्थूल से सूक्ष्म में जाएंगे जी। पहले तो आपको श्वास, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 4, 5, 6, 8 जैसे जैसे आप नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ता जाएगा, आपका सूक्ष्म शरीर में जाएंगे, क्योंकि हमने पहले स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर, और उसके बाद मनोमय कोश में, जैसे जैसे अंदर जाएंगे, यही योग प्रक्रिया है। नाड़ी शोधन हम कहते हैं कि नाड़ियों को शुद्धि करना, जैसे गुरुजी ने बताया, पहले श्वास से चालू करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता में अंदर सूक्ष्म शरीर जी। बहुत ज़रूरी है कि योग की पद्धति के अगर आपने लाभ लेने हैं तो आप इसे समग्र रूप से समझें। इस समय एक और कॉलर हैं अपने प्रश्न के साथ। हेलो, नमस्कार जी। जी, संपर्क टूट गया है। यदि योग पद्धति से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है जो आप डॉक्टर HR नागेंद्र, डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी से पूछना चाहें, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 23097532 पर। डॉक्टर नागेंद्र, आपसे जानना चाहूँगा, योग पद्धति एक विज्ञान है, और क्योंकि आप स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान से हैं, तो योग को लेकर किस तरह की रिसर्च अनुसंधान हो रही है? बिल्कुल, इसके ऊपर बहुत अनुसंधान का ज़रूरत है, क्योंकि जो प्राचीन विद्या है बहुत विज्ञान है, परंतु उसको एविडेंस बेस लाना है, उसमें रिसर्च करके उसको दिखाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए पहले हम जो स्वामी कुबेरानंद जी थे, बहुत दशकों के पहले उन्होंने शुरुआत किया। उसने ये जब आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, क्रिया करते हैं, उसमें शरीर में क्या क्या होता है उसको मापन करने का किया, और योग मीमांसा उससे शुरू हुआ, तो लोनावाला में उसका कैवल्य धाम का बहुत अच्छा शुरुआत हो गई, और धीरे 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 ऐसा रिसर्च ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ।
तो हमारा इसलिए विशेष है कि हमारा ब्रेन में क्या होता है, ऑटोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है, अपने जीन में क्या होता है, सबको हमको समझना पड़ेगा। इसलिए अनुसंधान एक ओर हुआ और दूसरे ओर इसका एप्लीकेशन जो होता है, आस्थमा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, एपिलेप्सी, माइग्रेन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सब के लिए इसका कैसा हो सकता है उसका एविडेंस पेश लाने का भी हमारा प्रयास चल रहा है। पिछले 4 दशकों से हम कम से कम 400 शोध पत्र बड़े बड़े जर्नल्स पे हम प्रकाशित किए चुके हैं जी। बहुत रिसर्च पेपर्स भी आए हैं, योग पर शोध चल रहा है। लेकिन एक सवाल जो खासतौर पे युवा पूछते हैं वो ये कि मैं जिम जाता हूँ और अगर मैं योग करता हूँ तो मुझे क्या अलग अलग लाभ होगा। ये हम इस दोनों मेहमानों से पूछेंगे, इनसे जानेंगे इसका जवाब, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। भावनाओं को संभव बनाएं योग के माध्यम से। डॉक्टर ईश्वर बासव रेड्डी, युवा अक्सर पूछते हैं कि मैं जिम जाऊं या योग को अपनाऊं। नहीं, जरूर जो भी शारीरिक अभ्यास करते हैं आरोग्य के लिए, सही, मैं ये नहीं कहूँगा कि जिम मत जाओ, लेकिन जिम से ज़्यादा लाभ कहाँ मिलता है आपको। योग करने से शरीर में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, वहाँ आपको तनाव मुक्त शरीर और मन, क्योंकि योग इज़ नॉट ओनली फॉर बॉडी, सो इट इज़ अ माइंड बॉडी प्रैक्टिस है। सो इसलिए फ़ायदा यहाँ ज़रूर होगा। लेकिन कुछ लोग जो और भी करना चाहते हैं, युवा हैं, जिम भी जाए, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा योग अभ्यास से ज़्यादा। डॉक्टर नागेंद्र, जैसे हमने देखा है योगा में लाफ्टर योग भी होता है, तो जिसमें हम हंसते हैं। अब कई लोग कह सकते हैं वो स्वाभाविक हंसी नहीं है, लेकिन फिर भी उससे स्वास्थ्य लाभ होता है। होता है थोड़ा थोड़ा, परंतु यदि स्वाभाविक होगा उससे ज़्यादा ये फायदा हो सकता है। परंतु योग में क्या होना है कि मन के ऊपर नियंत्रण होना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ईश्वर ने बता रहा था कि मन के ऊपर नियंत्रण पाना ये बहुत ज़रूरी है। मन के नियंत्रण में 2 अंश होता है। ये तो एकाग्रता को बढ़ाना है, उसके मन को तेजी से सूक्ष्म करना एक बात है, दूसरा मन को शांत करना। मन को शांत करने के बाद आजकल बहुत लोगों को जानते रहे, इसलिए हम मन को बहुत तेज कर दिया है, परंतु शांत करना नहीं जानते, इसलिए बहुत असंतुलन हुआ है, इसलिए सब तनाव हो जाता है। इसलिए इसको ठीक करना मन प्रशमन उपाय योग ऐसा बताया गया है। मन को शांत करने का विधि है, यही आधुनिक समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। और चलते चलते आपको क्या लगता है कि योग पद्धति आयुष की बाकी पद्धतियों से किस तरह से इंटीग्रेट करती है? नहीं, योग सब पद्धतियों से मिलकर चलता है, क्योंकि यहाँ माइंड सेंट्रिक प्रैक्टिसेस है। सभी जगह में सिर्फ आपको शरीर पर ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ होलिस्टिक आपका मन पर ज़्यादा अवसर, लेकिन उसके साथ साथ शरीर, मन, बुद्धि, भावनाएं और विशेष तौर पर हमारा प्रज्ञा, जो आत्मिक ज्ञान होता है, आध्यात्मिक विकास होना है, वो सिर्फ योग से होता है। इसलिए योग सभी पद्धतियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जी, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आयुष पद्धतियों से जुड़ें और स्वास्थ्य लाभ लें। और आज योग की महत्ता बताने के लिए डॉक्टर HR नागेंद्र, डॉक्टर ईश्वर बासव रेड्डी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत का ये जो विशेष कार्यक्रम था, जो आप तक पहुंचा आयुष्मान मंत्रालय, भारत सरकार और दूरदर्शन के माध्यम से, उसकी ये आखिरी कड़ी है, आखिरी अध्याय है। आपके जो ईमेल्स हमें मिले, आपके जो फ़ोन कॉल्स आए, उससे ये सिद्ध होता है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया और आप आयुष पद्धतियों को अपना रहे हैं। आगे हम दूरदर्शन पे अपना जो रेगुलर कार्यक्रम है हेल्थ शो, वो जारी रखेंगे और उसमें आयुष पद्धति पर भी ज़रूर फोकस होगा। लेकिन आयुष्मान भारत का ये आखिरी अध्याय है उस कड़ी में। आपके सपोर्ट के लिए, समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।